हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मुसीबतें जो होती हैं हमारी लाइफ में, संघर्ष आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, ये जो परेशानियां होती हैं हमको और मजबूत बनाने का काम करती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही परेशानियां होंगी जो आपको निखार कर सामने लाएंगी। आपके अंदर जो भी आपकी जो व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, खामियां हैं, ये वो परेशानियां ही होती हैं जो उन कमजोरियों को, उन खामियों को हमसे दूर करने का काम करती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप उनका खुलकर स्वागत कीजिए और अपने आप की जो कमजोरियां हैं उनको दूर हटाइए और आगे बढ़िए। तो मुसीबतें आपको मजबूत बनाने का काम करती हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत कहाँ स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, और ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। दूसरा प्रश्न, रबी फसलों के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, और 50 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद इसको 1975 रुपये का कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? और ये भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, किस सेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार महिला अधिकारी शामिल हुई हैं? तो 2 महिला अधिकारियों को नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल किया गया है। छठवां प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा किस राज्य से राज्यसभा सांसद बने हैं? और ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद बने हैं। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये अनिल धस्माना है। आठवां प्रश्न है कि किसने आत्मनिर्भर खेती अभियान के लिए राष्ट्रीय रबी अभियान 2020 की शुरुआत की है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा शुरू किया गया है। और नवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? और ये बिहार में रखी है। 10वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसके नाम को चेंज करके बनारस कर दिया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में संसद में कौन सा विधेयक पारित किए गए? तो संसद में काफ़ी सारे विधेयक पारित किए गए हैं, और उनमें से हैं बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संसद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 ये पारित कर दिया है, और इस विधेयक के तहत 1949 का जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। दूसरा, संसद ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 इसको भी पारित कर दिया गया है, और इस विधेयक में कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए अपराध और जुर्माने हैं, सजा हैं, उनको कुछ को हटा दिया गया है, और कुछ अपराधों में जुर्माने की राशि घटाई गई है ताकि बिजनेस करने के लिए लोगों को थोड़ी सी आसानी हो। तीसरा है कि संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इसको भी पारित कर दिया गया है, और इस विधेयक में केंद्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी अगर कोई असाधारण परिस्थिति है तो ऐसे में ही खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है, यानी कि उसमें ही सरकार नियम बना पाएगी कि कौन सी वस्तु का भंडारण किया जाना चाहिए, किसका नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा संसद ने विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक 2020 इसको भी मंजूरी दे दी है, और इस विधेयक में विदेशी अंशदान यानी विदेशों से जो चंदा प्राप्त होता है उसको रेगुलेट करने का काम इसके तहत किया गया है, ताकि देश हित में इसका यूज़ किया जा सके। देश को तोड़ने के लिए, देश की ऐसी कोई गतिविधियों को जिससे देश की अखंडता या एकता को खतरा पहुंचता है, तो इस प्रकार की गतिविधियां उस फंड से ना की जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए किया गया है। और इससे देश में व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को नियमित करने के बारे में ये
विधेयक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इतने सारे विधेयक संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। अब संसद क्या है? संसद एक्चुअल में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीन से मिलकर बनती है, लेकिन यहाँ पर जो संसद का यूज़ किया है मैंने, यहाँ पर केवल लोकसभा और राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब के सब विधेयक अभी राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति के पास जब इन पर अनुमति मिल जाएगी तो ये कानून के रूप में काम करने लगेंगे। और चूंकि स्वाभाविक की अनुमति मिलना बहुत आसान है, राष्ट्रपति भारत में तो बहुत हद तक रबर स्टैंप की तरह इस प्रकार की चीज़ों में काम करते हैं। और अनुच्छेद भारत का जो 79 अनुच्छेद है वो संसद की व्याख्या करता है भारत के संविधान में। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गेंडा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 सितंबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो 22 सितंबर है उसको विश्व गेंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत के अंदर बात करें तो एक सींग वाला जो गेंडा है उसकी संख्या सबसे अधिक है, करीब 3000 से ज़्यादा भारत में गेंडे हैं। एक सींग वाले गेंडे भारत में दुनिया में सबसे अधिक यहीं पर है। और पर्यावरण मंत्रालय ने इसी दिन यानी आज ही भारत के एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की है। और इसके अलावा भारत ने एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष भी राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी और इस बार इसको फिर से उसको रिन्यू किया गया है। एक सींग वाले गेंडे की अगर हम बात करें तो ये 20वीं सदी में लगभग शुरुआत में ही लुप्त प्राय हो गए थे और इनकी संख्या मात्र 200 से कम घटकर रह गई थी। अब वर्तमान में इनकी संख्या 3000 है। और एशिया का पहला ऐसा जानवर है जिसको जो रेड लिस्ट है IUCN की, उसमें पहले लुप्त प्राय से असुरक्षित में बदला गया है, यानी कि इसने अब इसकी संख्या बढ़ी है तो इसकी जो अवस्था है उसको चेंज किया गया है सूची के अंदर, लुप्त प्राय से असुरक्षित के रूप में, यानी कि इसको अपग्रेड किया गया है। अब बढ़ेंगे आगे। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है। और ये शुरू हुई है भारत और मालदीव के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और मालदीव के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा मतलब इस प्रकार से जहाज के द्वारा, कार्गो क्या मतलब होता है? कार्गो मतलब जो सामान होता है उसको ढोने का, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने की सेवा संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है। नहीं, भारत और मालदीव दोनों देशों ने मिलकर ये शुरुआत की है। और भारत के जो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री है मनसुख लाल मंडाविया और मालदीव के यातायात और नागरिक उड्डयन मंत्री ने डिजिटल माध्यम से इस सेवा की शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखना है। और इस कार्गो फेरी पोत के जरिए भारत के तूतीकोरिन और कोच्चि बंदरगाह का मालदीव के माले बंदरगाहों के साथ संपर्क स्थापित होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात मालदीव की करते हैं तो यहाँ की राजधानी माले है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह है और मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, मैप में ले जाने से पहले मैं आपको पिछले करंट अफेयर में मालदीव के बारे में हमने क्या पढ़ा था वो बता देता हूँ। ये हमारी एक नई पहल है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है कि जो करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करूँगा वो हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो अब आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आपके लिए हम लगातार मेहनत करें, तो वीडियो को शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो के लिंक को अपनी स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन मेरे लिए इतना प्रयास करेगा। चलिए 21 सितंबर को मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत ने मालदीव सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण वहां पर जो आर्थिक का संकट है उससे निपटने के लिए वहां की बजट की सहायता के रूप में 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब मैप में मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, मालदीव लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको मालदीव जाना है तो ये जो आपको छोटा सा द्वीप समूह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये मालदीव है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भारत का निचला हिस्सा है, ये कोची, और देखेंगे इस तरफ से तो ये यहाँ पर जो है ये मालदीव है। ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं और मालदीव की राजधानी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये माले है। तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में ये स्थित है, इंडियन ओशियन में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि DRDO ने किस नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और ये इसका नाम है अभ्यास, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। भारत का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसने अभ्यास नाम के एक तेज रफ्तार
एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान, इस प्रकार का ये यान है। इसका सफल उड़ान परीक्षण किया है और इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है तो उड़ीसा में बालेश्वर का जो अंतरिम परीक्षण केंद्र है वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया और 2 यानों का इसमें परीक्षण किया गया है। इनका उपयोग जो भारत की मिसाइल प्रणालियां हैं उन मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के रूप में, लक्ष्य के भेदने के रूप में किया जाता है। यानी कि भारत की जो मिसाइलें हैं, मिसाइलों को अब कहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, तो इस प्रकार के यान उड़ाए जाते हैं और इन यानों को उन मिसाइलों के द्वारा लक्ष्य कराया जाता है, टारगेट किया जाता है और इससे पता चलता है कि हमारी जो मिसाइल प्रणाली है वो कितनी सही तरीके से काम कर रही है। बात डीआरडीओ की करेंगे, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो है वलक्ष्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। अब पिछले करंट अफेयर में डीआरडीओ से संबंधित जो खबरें मैंने आपको बताई वो आपको बता देता हूं। 8 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उसमें मानव रहित स्क्रैम जेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है और ये मानव रहित है, मानव सहित नहीं है। दूसरा 26 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि जो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी 2020 तक के लिए, अब इनके कार्यकाल को 2020 से बढ़ाकर 2022 तक के लिए कर दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि किसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किए गए हैं संजय यादव, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं संजय यादव, इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और 30 सितंबर को जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके रिक्त स्थान पर ये प्रभार संभालेंगे। याद रखिएगा ये कार्यवाहक होंगे और इन्होंने मध्य प्रदेश शासन में उप महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात मध्य प्रदेश के पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है उन प्रश्नों की कर लेते हैं। 19 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने भविष्य के जो चैंपियन खिलाड़ी होंगे उनको तैयार करने के लिए जो मध्य प्रदेश की शूटिंग, रोइंग और हॉकी एकेडमी है, इसको खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। दूसरा 15 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में केलारस जोरा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। और तीसरा मैंने आपको बताया था 13 सितंबर को कि मध्य प्रदेश में 1,75,000 आवासों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण किया गया, उनको गृह प्रवेश करवाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और 12 सितंबर को बताया था कि मध्य प्रदेश में पेंच बाघ अभयारण्य ऐसा भारत का पहला अभयारण्य बन गया है जहां पर जंगली जानवरों के लिए देश का पहला समर्पित गलियारा बनाया गया है। यहां पर जो नेशनल हाईवे गुजरता है उससे गलियारा बनाया गया, अंडरपास बनाया गया है जहां से जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल में जा सकते हैं बिना किसी हादसे के। और 30 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के सतुंद्र लोहिया तेंजिंग नोरगे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की होगी तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। इसकी जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क यहाँ पर है और भी नेशनल पार्क यहाँ पर है। भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसी देश प्रदेश में हैं तो वो यहीं पर मध्य प्रदेश में है, ये आप याद रखेंगे। और प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 6वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में किसानों को 10,000 रुपये सम्मान निधि प्रदान की जाएगी और ये प्रदान भी मध्य प्रदेश में ही की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में किसानों को अब सालाना 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलेगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते थे, जो भारत सरकार की तरफ से आते थे। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें मिलती थीं। अब इसमें मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से 4,000 रुपये और जोड़ेगी, तो इस प्रकार से अब ये 6,000 प्लस 4,000 रुपये और इसमें जुड़ जाएंगे तो ये 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो आंग रीता शेरपा जो थे वो नेपाल के थे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन करीब 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के आंग रीता शेरपा, इनका निधन हो गया और इन्होंने अपनी चढ़ाई के कौशल के लिए इनको स्नो लियोपर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, इस नाम से इनको जाना जाता था। बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए हुए जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, करीब 8,848 मीटर ये चोटी ऊंची है। तो अपने सबसे सफल आरोही के लिए प्रतिष्ठित जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से इनको प्रमाणित भी किया गया था कि बिना ऑक्सीजन के ये वहाँ पर चढ़े हैं। बात नेपाल की करते हैं। यहाँ की राजधानी काठमांडू है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। राष्ट्रपति यहाँ की विद्यादेवी भंडारी और मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको अब नेपाल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको नेपाल जाना है तो नेपाल भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो येलो कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है यही नेपाल है। तीन तरफ से भारत से नेपाल की सीमा लगी हुई है और ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में लगी है। यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और ये इसकी राजधानी है काठमांडू। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि 72वां एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसे दिया गया है? और ये दिया गया है सक्सेशन को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए और ये एमी अवार्ड होते क्या है ये समझ लीजिए। तो 72वें एमी अवार्ड्स पुरस्कारों की घोषणा हुई और लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है और ये 21 सितंबर को इनको प्रदान किया गया। एमी पुरस्कार ये टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और जैसे फिल्म के क्षेत्र में एकेडमी अवार्ड दिया जाता है जिसको हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये अमेरिका में टीवी का ऑस्कर है। जैसे फिल्मों का ऑस्कर होता है उसी प्रकार से टीवी का ऑस्कर है और इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया वो सक्सेशन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया वो वॉचमैन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जो दिया गया स्चिट क्रीक को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सीरीज में जेरी स्ट्रॉन्ग को ये पुरस्कार दिया गया और ये सक्सेशन के अभिनेता हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में जेंडाया को दिया गया और ये यूरोपिया की अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी सीरीज में यूजेन लेवी को दिया गया, ये स्टिच क्रीक के में अभिनेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी सीरीज में कैथरीन ओहारा को दिया गया और ये भी स्टिच क्रीक की ही प्रमुख अभिनेत्री हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 90वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? और इस पुरस्कार का नाम है IG नोबेल पुरस्कार, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और संस्था के मुताबिक जिन्होंने इनको पुरस्कार दिया है कि कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस कैटेगरी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे नेताओं को, जैसे कि US के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति जी, उनको दिया गया है, ट्रंप साहब, अमेरिका के जो प्रमुख है ट्रंप साहब, उसके अलावा ब्राज़ील के, कनाडा के, अलग अलग देशों के लगभग जो भी प्रमुख देश हैं सबके प्रधानमंत्रियों को या राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा इससे पहले ये पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1998 में दिया गया था और उनके साथ ये जो पुरस्कार दिया गया था वो नवाज शरीफ जो समय के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो उनको भी दिया गया था। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? और ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, नंबर 1 बात ये आप याद रखेंगे। दूसरे किस देश के निवासी हैं? तो सर्बिया के निवासी हैं, तो दूसरी चीज़ याद रखेंगे। नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। इन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन को इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया और हराया किसको? तो डिएगो शॉर्ट्समैन को इन्होंने हराया है। जोकोविच का ये 5वां इटालियन ओपन खिताब है और 36वां मास्टर्स खिताब है और 36 मास्टर्स खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये आप याद रखेंगे।
इसके अलावा महिला प्रतियोगिता की बात करें तो महिला सिंगल्स में रोमानिया की सिमोना हालेप ने, जो मौजूदा चैंपियन थी चेक गणराज्य की कोरोलिना लिस्कोकवा, इनको हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको टेनिस टूर्नामेंट्स की बात करें तो 15 सितंबर को बताया था कि ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया और अमेरिकी ओपन यानी कि यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। वहीं 14 सितंबर को, एक दिन पहले, मैंने आपको बताया था कि जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया ओजारेका को हराया और यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु, और हमेशा ये बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। आप में से जिन लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया उनको बधाई, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन कृपया उत्तर जरूर दिया करें। ये मध्य प्रदेश पीएससी यानी एमपीपीएससी के लिए हमारे प्रिंटेड नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम में 997 रुपये में आप इनको प्राप्त कर सकते हैं 2 अक्टूबर तक केवल, और 1299 रुपये में आप हिंदी मीडियम के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप बुक कर लीजिए अगर अभी तक आपने बुक नहीं किए हैं तो। और आज का सवाल है हमारा कि अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो अब अगर आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर बताना बहुत ईजी है, सुपर ईजी है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।